देखते हैं क्या है न्यूज में आज। मिथिला पेंटिंग में मधुबनी की शांति देवी और शिवन पासवान को पद्मश्री सम्मान मिला है। अब कई लोगों को मिला है, लेकिन चूंकि मिथिला पेंटिंग्स में मधुबनी की शांति देवी और शिवन पासवान को पद्म, दोनों को किस क्षेत्र में मिला है? मधुबनी पेंटिंग्स में। तो ये नाम आपको ध्यान रखना चाहिए और इस नाम के साथ इस न्यूज को एक बार क्या करना चाहिए, आपको पढ़ लेना चाहिए। G20 शिखर सम्मेलन में शांति देवी की चंद्रयान-3 की मिथिला पेंटिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी सराहा था। तो न्यूज पढ़ने से क्या होता है, यही छोटी छोटी क्या होती है, आपको इन्फॉर्मेशन अंदर से मिल जाता है। ये तो मोटा मोटी हेडिंग से पता चल गया, लेकिन जब अंदर में जाते हैं तो कुछ और भी इन्फॉर्मेशन इससे क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है और आपके न्यूज को और प्रबलता महसूस होती है और आप भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और आगे भी देखिएगा, लिखा होगा उसमें, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी थीम पर डेमो दिया था। बचपन से मिथिला पेंटिंग कर रही शांति देवी दुनिया भर में मिथिला पेंटिंग्स और गोदना पेंटिंग्स में परचम लहरा चुकी हैं। तो कुछ कुछ इन लोगों के बारे में आपको पता भी चलेगा। तो इसे केवल नाम ही नहीं, इस न्यूज को भी आपको पढ़ना चाहिए। जिसने बापू को दिखाई चंपारण की राह, उनके गांव में पगडंडी परिक्रमा। मुरली भरौवा के थे राजकुमार शुक्ल, और कहते हैं कि चंपारण न्योता आने का दिया था राजकुमार शुक्ल ने ही। हालांकि बड़ा कठिन प्रयास करना पड़ा था गांधी को भी चंपारण बुलाने के लिए। तो उनके गांव में पगडंडी परिक्रमा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि राजकुमार शुक्ल से प्रश्न हो सकता है, और साथ ही साथ राजकुमार शुक्ल के साथ साथ राजकुमार के गांव के बारे में पूछा जा सकता है। पीसीएस ने पहले भी ये सवाल पूछ रखा है कि राजकुमार शुक्ल कौन से गांव से थे। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल को ध्यान रखते हुए आपको इस न्यूज को क्या करना है, पढ़ लेना। इतिहास में चाहे तो इसे अप टू डेट भी कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि अगर ऐसी बात है तो आप इस बार बीपीएससी में बिहार में कोई भी एग्जाम हो रहा हो तो इस क्वेश्चंस के लिए आप क्या रहिए, तैयार रहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। भारत ने फिलीपींस को सौंपी ब्रह्मोस मिसाइल। ये न्यूज भी आपको पढ़ना चाहिए कि भारत ने एक समझौते के चलते फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें का पहला सेट सौंप दिया है। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान से भारतीय क्रूज मिसाइलों को फिलीपींस पहुंचाया गया है। किससे पहुंचाया गया है? भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान से। देश के रक्षा निर्यात में यह एक बड़ा कदम है। भारत और फिलीपींस के बीच हुआ यह रक्षा सौदा कुल 37 करोड़ 50 लाख डॉलर का है। दक्षिण चीन सागर में चीन से अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइलों को अपनी सीमाओं पर तैनात करेगा। यानी कि फिलीपींस अपने देश की सुरक्षा के लिए भारत से हथियार खरीद रहा है या मंगवा रहा है। तो इसलिए आप इस न्यूज को भी ध्यान से पढ़ेंगे कि ये किस संदर्भ में है। आधुनिक ओडिशा के वास्तुकार माने जाते हैं कृष्णचंद्र गजपति। क्यों ये न्यूज दिया गया भाई हमको? तो स्वतंत्रता सेनानी व समाज सुधारक कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव का जन्म 1892 में आज ही के ओडिशा में हुआ था। अच्छा, ये पेपर में कुछ था। 1930 में लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और भाषा के आधार पर ओडिशा को एक अलग प्रांत बनाने की अपील की थी। सबसे पहले किसने? कृष्णचंद्र गजपति ने। हमको लगता है कि ओडिशा का भी बंगाल प्रेसिडेंसी और बिहार का क्या हुआ करता था, हिस्सा हुआ करता था। उस संदर्भ में भी आप इनको ध्यान रखें। 1930 में लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और भाषा के आधार पर ओडिशा की एक अलग प्रांत बनने की अपील की। जब 1912 में अपना बिहार बना था तो उसमें बिहार और उड़ीसा क्या था, एक साथ था। और फिर 1935-36 में उड़ीसा बिहार से क्या हुआ था, अलग हुआ था। इस कारण से ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे आप एस एन सिन्हा के लिए नाम ध्यान रखते हैं बिहार के लिए, वैसे उड़ीसा के लिए कृष्णचंद्र
गजपति का नाम ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध गंग शासक के वंशज थे ये और गरीब और वंचितों के हितों का समर्थन किया करते थे। बाद में ओडिशा के विभाजित हिस्सों को साथ लाकर संयुक्त ओडिशा की नींव रखी। वह 2 बार ओडिशा के प्रधानमंत्री एवं भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहे। पहले तो आजादी से पहले राज्य के जो लोग मुख्य पद पे होते थे वो प्रधानमंत्री ही कहे जाते थे। आप लोग को ये इतिहास पढ़ते समय इस बात का संज्ञान दिया गया है। अब ये कई अवार्डेड लोग हैं। भारत को पद्मश्री से सम्मानित सभी लोगों पर गर्व पीएम ने किया है, जिसमें वेंकैया नायडू दिखाई दे रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती दिखाई दे रहे हैं और गायिका उषा उथुप भी दिखाई दे रही हैं। वेंकैया नायडू, मिथुन चक्रवर्ती समेत कई पद्म पुरस्कारों से सम्मानित। न्यूज पढ़ते समय कई नाम कम से कम जेहन में आएंगे और प्रश्न सभी नामों से तो नहीं आता, लेकिन 3-4 विकल्प होते हैं, उसी में से किसी एक को पकड़ना होता है। तो कई बार न्यूज पढ़ने के क्रम में जब सवाल आपके पास आता है तो आप लिंक करने में क्या हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं और क्वेश्चंस भी बना के चले जाते हैं। जितने मान ली किसी अगर मान ली 20 से ज्यादा लोगों को अगर मिला हो, 15 से ज्यादा, तो सभी नामों को ध्यान रखना आसान काम नहीं होता। कुछ चीजें चर्चा में विशेष तौर पे आती हैं, तो उस पर थोड़ा क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है और प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित। ये पढ़ते समय ना, अब बिंदेश्वर पाठक तो ज्यादा दूर के हैं नहीं, कहाँ के हैं, अपने बिहार से ही ना संबंधित है। शौचालय का कॉन्सेप्ट देने वाले वही थे ना, बिंदेश्वर पाठक ही थे ना। तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक। तो पढ़ते समय ये सब जब नाम आता है तो ध्यान आता है। सब नाम नहीं पूछेगा, बिंदेश्वर पाठक से पूछ दे तो क्या कीजिए। तो एक बार जरूर पढ़िए, बढ़िया रहेगा। ये क्या लिखा है लास्ट में, 2024 के लिए राष्ट्रपति ने 132 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी थी, जिसमें 2 युगल मामले, एक युगल मामले में, 2 युगल मामले में, 1 युगल मामले में पुरस्कार को एक रूप में गिना जाता है। शामिल है इस सूची में 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री दिया गया है। तो ये संख्या आपको यहाँ से अपडेट हो जाता है। बाकी तो आपके मंथली मैगजीन में भी तो आएगा ही। 12 साल में 36 करोड़ पौधे लगे। हरित आवरण कितने के करीब पहुंच गया है, 17% के करीब। यह है विश्व पृथ्वी दिवस विशेष। पर्यावरण को लेकर बिहार सरकार ने कई पहल की थी। तो 22 अप्रैल को पूरा विश्व जहां विश्व पृथ्वी दिवस मना रहा है, वही पर्यावरण को लेकर बिहार सरकार कई साल पहले से चिंतित है। यहाँ जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल, जंगल और जमीन बचाने पर काम चल रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा हुआ है। साथ ही आबो हवा को शुद्ध रखने को लेकर राज्य सरकार लगातार दिशा निर्देश करती है। पर्यावरण को बेहतर करने में अपना योगदान देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने करीब 12 साल पहले 36 करोड़ पौधारोपण करवाया है। इसके कारण राज्य का हरित आवरण, ध्यान रखेंगे, 16% को पार कर जल्द 17% हो जाएगा। तो ये एक अच्छा न्यूज है। हरित आवरण बढ़ने से राज्य की आबोहवा और बेहतर हो रही है। बात करें विश्व पृथ्वी दिवस के थीम की, तो 2024 में विश्व पृथ्वी दिवस की थीम प्लास्टिक बनाम ग्रह है। ये सब सवाल आते हैं। मैं मानता हूं कि एक बार आप न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, एक बार आप मंथली मैगजीन में पढ़ेंगे, तो हम समझते हैं कि ऐसे पढ़ने से चीजें आपके क्या रहेंगी, दिमाग में बनी रहेंगी। प्लास्टिक बनाम ग्रह 2024 विश्व पृथ्वी दिवस का क्या है, थीम है। ध्यान रखिएगा, थीम से सवाल आ जाता है। और बिहार सहित पूरे देश 1 जुलाई 2022 से ही सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित है पूरे देश में। कितने तारीख से है, 1 जुलाई 2022 से। तो इस तरह के न्यूज आपको पढ़ना चाहिए। और बीच में देखेंगे 2012 से
हरियाली मिशन के तहत पौधारोपण के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य तय किया गया था, तो ये आप जरूर पढ़ें। साल 2019 में से राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान पर काम हो रहा है और उसका ये फायदा है कि बहुत जल्द वृक्षावरण हमारा राज्य 17% के आसपास का वो लक्ष्य क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। एवरेस्ट व एमडीएच मसालों पर प्रतिबंध लगा है। कहां पे? हांगकांग में बैन, सिंगापुर में एवरेस्ट के फिश करी पर रोक। इस देश का मानना है कि इन मसालों के यूज करने से एथिलीन ऑक्साइड इसमें पाया जाता है, कीटनाशक के तौर पर प्रयोग किया जाता है। इस तरह का कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाया जाता है और लोगों को इसका इस्तेमाल न करने को कहा गया है। इनका मानना है कि तत्काल तो नहीं, लेकिन लंबे समय तक सेवन करने के बाद इसका आपके स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे बुरा असर देखने को मिल सकता है। इस कारण से ऐसे देशों में ये मसाले क्या कर दिए गए हैं, प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसी न्यूज आने के बाद इसका असर पूरे विश्व में पड़ने वाला है, यहां तक कि भारत में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। और आप लोग तो एवरेस्ट और कहीं लेके आना है ना, मैं तो एमडीएच वाला यूज करता हूँ, कोई कहेगा मैं तो एवरेस्ट वाला यूज करता हूँ। तो ये सब न्यूज पढ़ने के बाद थोड़ा सा आदमी क्या होता है, हतोत्साहित होता है ना। बुद्ध ने जहां अपना भिक्षा पात्र त्यागा वहां खुदाई की जरूरत है। ये पहले हो चुका है थी। दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग को गर्भपात की इजाजत, ये हुआ है क्या? ये नहीं हुआ है। ये हमने भी न्यूज में पढ़ा था कि क्योंकि अपने देश में शिशु गर्भ हत्या करना क्या है, कानूनी अपराध है, लेकिन किस कंडीशन में गर्भपात हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ित 14 वर्षीय नाबालिग को 28 सप्ताह का गर्भ नष्ट कराने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत नाबालिग को गर्भपात की अनुमति दी है। और आप अनुच्छेद 142 पे क्विज में क्या कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। यह अनुच्छेद किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आदेश पारित करने का क्या देता है, अधिकार देता है। तो ये आप न्यूज भी पढ़ेंगे। अब 65 से अधिक उम्र वाले भी ले सकेंगे हेल्थ इंश्योरेंस, सीमा हटी। ऐसे सवाल पीसीएस में आते रहे हैं, ठीक है। इरडा जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है ने नई पहल करते हुए 1 अप्रैल से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की आयु सीमा हटा दी है। पहले केवल 65 वर्ष की आयु तक ही हेल्थ पॉलिसी लेने की अनुमति थी, अब किसी भी उम्र के लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। सवाल आ जाएगा कि उम्र सीमा क्या है, उसमें 65 वर्ष, किसी भी उम्र सीमा, तो क्या लेंगे आप, किसी भी उम्र सीमा के लोग। तो इस न्यूज को भी पढ़ने की क्या है, आवश्यकता है, ठीक है। कार्बाइड से पका आम सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन जम के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि हम इस तरह का सेवन करते भी हुए भी 80 साल तक जी जाए तो क्या दिक्कत है? ऐसा तो नहीं है कि सब छोड़ देंगे हम तो 100 साल 200 साल जिएंगे। आपको केवल आम और सब फले खराब कर दिए, आप पपीता खा नहीं सकते, आम खा नहीं सकते, है ना, बाकी अन्य सब्जी भी नहीं खा सकते, तो क्या खाएंगे फिर, ये बताइए। गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए? माने कुछ खाएगा इंसान, कुछ तो बताएंगे आप। पानी पी नहीं सकते, आप वैज्ञानिक तौर पे इल्तला कर दिए, हम लोग तो स्वीट पॉइजन बचपन से ले रहे हैं, तभी 60-70 साल तक टिकिए जाएंगे। एगो स्वीट पॉइजन होता है कि दे दीजिए तो आधा 1 घंटा के बाद मर जाएगा। एगो स्वीट पॉइजन होता है कि 6 महीने के बाद असर दिखेगा। एगो स्वीट पॉइजन होता है कि 60-70 साल के
बाद असर दिखेगा। 60-70 साल की उम्र में क्या हो गया है वो उनको? अरे गए थे दिखाने, कैंसर निकला है। कैंसर? गुटखा खाते थे क्या? ना कुछ नहीं था नशा, कुछ नशा नहीं करते थे, पता नहीं कैसे हो गया। अरे नशा से खतरनाक चीज हम लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन क्या करें, सब्जी फल फूल हर चीज क्या है में दिक्कत ही है। तो आप देखें क्या कह रहा है ये, कैल्शियम कार्बाइड एक बार पानी में घुल जाने पर एसिटिलीन का उत्पादन करता है, जो एक कृत्रिम पकने वाले केमिकल के रूप में कार्य करता है। माना जाता है कि एसिटिलीन मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम करके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आर्सेनिक और फास्फोरस विषैले होते हैं, जो एक गंभीर स्वास्थ्य खतरों का कारण बन सकता है। बढ़िया से थोड़ी मात्रा में आर्सेनिक दे दिया तो घुलट ही जाइएगा। कार्बाइड से पके आम खाने से लोगों को निम्न परेशानी हो सकती है, जैसे उल्टी, चिड़चिड़ापन। इसमें तो कोई डाउट नहीं, चिड़चिड़ापन तो बहुत हो गया आप लोगों को, बहुत ज्यादा प्यास लगना, कमजोरी, सिर घूमना, निगलने में मुश्किल, त्वचा में अल्सर, वो अन्य समस्याएं हो सकती हैं, हो ही रही हैं। तो क्या कीजिएगा, एमडीएच मसाला खाना छुड़ाइए दिया एवरेस्ट न्यूज ने, अब यो कह रहा है कि अब दिक्कतें हैं। तो आदमी क्या खाएगा, मिट्टी डाल के खाएगा सब्जी में। कितने लोग घर पे खेती करते हैं, वो धनिया का पत्ता भी तो गमले में नहीं उपजाते हैं, मोबाइल पे टमाटर उपजाते हैं, तो कैसे होगा? पहले तो कम से कम घर से लोग बाहर में थोड़े थोड़े खेतों में धनिया लहसुन इत्यादि रोप देते थे। अब धनिया की पत्ता भी आप सब्जी खरीदते हुए अगर सब्जी वाले को कह दीजिए, ओ भाई साहब धनिया का पत्ता 4 को डाल दीजिए, तो मुंह देखता है। पहले क्या था, ऐसे ही डाल दिया था। क्यों? ये फर्क क्यों आया? ये फर्क आपने डाला है, गवर्नमेंट ने नहीं डाला। आप भी तो घर के बाहर धनिया का पत्ता लहसुन आप रोपते थे, और बेसिक चीजें तो आप अपने वहीं से पूरा कर लेते थे। अब आप वो भी नहीं करते, तो बाहर ही जाएंगे ना उसको लेने के लिए। तो उतना तो डिमांड बढ़ा ना सर, तो डिमांड बढ़ेगा तो क्यों फ्री में देगा आपको? क्यों देगा? पहले तो इतना इतना फ्री में देता था। आज आप देखिए कि आपका समय कहां जा रहा है। हम आने वाली पीढ़ियों को बचाएंगे या फिर कहीं और लेके चले जाएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली हवा पानी हम पी के नहीं जीने वाले हैं। हाँ, इस बात का अगर शंका है कि नहीं एक समय आएगा कि हवा पानी खाने के पीने की सब्जी खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आदमी ऑक्सीजन जो हवा पानी में है, कुछ ऐसा यंत्र बना दिया जाएगा, है ना, कि उसी से एकदम अपना पेट उठ भर जाए, खाना बनाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। हो सकता है ऐसा कुछ लाए, कुछ करे, है कि नहीं? लेकिन अभी तक तो हमको यही लगता है कि आपको अन्न पानी तो खाना ही पड़ेगा जीने के लिए। तो हम विकास कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन जो बेसिक जरूरत है हमारे जीने के लिए, हमारे जीने के लिए बेसिक जरूरतें क्या है आप देख लीजिएगा। डाटा से ज्यादा जरूरी आटा है कि नहीं? सब सिस्टम डेवलप कर लीजिए और आटा कम पड़ जाए ना, तो इंसान डाटा फेल कर देगा। 2-4 दिन भूखे रहना पड़ जाए तो मोबाइल देखने में अंग नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। आधा घंटा खाना नहीं खाते हैं तो पढ़ने में मन नहीं लगता। कल्पना कीजिए 2-4-5 दिन अगर भोजन से अगर मुक्त कर दिया जाए, तो जीवन में क्या मोबाइल आप ढंग से देख पाइएगा? तो ये सब झुनझुना तबे काम आता है जब पेट भरा रहता है, ठीक है? इसलिए झुनझुना हमारी चीजों में उतनी प्राथमिकता का चीज नहीं है। झुनझुना खेलने के लिए है, कूदने के लिए ठीक है, लेकिन सबसे प्राथमिक चीज कहाँ है, उस पर ध्यान दीजिए, जिसको खा के हम मर रहे हैं। विरासत टैक्स पर सियासत गर्म, तो हमको सियासत गर्म नहीं करना है। यहां भी लगता है विरासत टैक्स, किस किस देश में विरासत टैक्स लगता है ये देख लीजिए। तो इतना तुलना करके तो आपसे नहीं पूछने वाला, लेकिन क्या है विरासत कर, तो अमेरिका में विरासत कर लगता है अगर किसी के पास
$10 करोड़ की संपत्ति है अमेरिका में, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें से केवल 45% उसके बच्चे को मिल सकता है। शेष 55% संपत्ति सरकार के पास चली जाती है। क्या चाहते हैं, अमेरिका वाला सिस्टम लागू कर दिया जाए भारत में? यह टैक्स अभी सिर्फ 6 राज्यों में लगता है वहां पे। यह टैक्स इस बात पर निर्भर करता है कि मरने वाला व्यक्ति किस राज्य में रहता था या उसकी संपत्ति किस राज्य में थी। माना कि किसी के पिताजी की मृत्यु होती है, तो जब वो बच्चे को ट्रांसफर होगा तो उसका मात्र कितना प्रतिशत ट्रांसफर होगा? 45%। बाकी 55% राज्य के पास चला जाएगा। कर दिया जाए, सरकार से आह्वान, क्रांति कीजिए, इसके लिए आंदोलन कीजिए कि हम अपने पिता की संपत्ति 100% नहीं लेंगे। हम चाहते हैं कि मेरा देश अमेरिका जैसा हो, इसलिए हम 45% ही लेंगे। क्योंकि भारत को अमेरिका बनाना है, इस कारण से ये सारी संपत्ति हम 55% सरकार को क्या करते हैं, दान देते हैं। दान हम नहीं देते हैं तो बरियारी मार के हमसे टैक्स लीजिए उतना 55%, तब ना मानेंगे कि आप अमेरिका जैसा बनना चाहते हैं। कई जगहों पे तुलना करने से हम चूक जाते हैं। कहते हैं देखो सिंगापुर का कितना प्रति व्यक्ति आय है। अरे सिंगापुर का संख्या और भारत की संख्या में एक बार तुलना तो कर दो। बिहार का 1% जनसंख्या वहां चल जाए ना, तो उनका सारा अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। 144 करोड़ के आसपास आप है। हेलो, क्या है? हाँ बोलिए ना। अब ये तो पूंजीवादी देश में लगा हुआ है, समाजवादी देश में 45% का है रहेगा टैक्स, 55% का है 100%। समाजवादी देश में तो संपत्ति पे किसी का निजी अधिकार ही नहीं होना चाहिए। वहां तो समाजवाद में तो निजी बेटा बेटी भी नहीं होना चाहिए, निजी बाप भी नहीं होना चाहिए। नहीं, कार्ल मार्क्स निजी, मार्क्सवादी जाइएगा, समाजवादी तो ब्याह को भी क्या करता है, हतोत्साहित करता है। ब्याह नहीं करना चाहिए। ब्याह काहे का करते हैं, ऑथोराइज पत्नी के लिए, और उनसे जो बच्चे होंगे ऑथोराइज बेटा होगा। तो ऑथोराइज बच्चे को आप संपत्ति का क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। हो गया, कहां रह गया समाजवाद? समाजवाद कहां रह गया? मुलायम सिंह यादव अपने बच्चे को सत्ता और संपत्ति दे दिए, वो कौन सी के समाजवादी हैं? सही में समाजवादी क्या है? समाजवाद को पढ़िए जाके ठीक से। ये तो फिर भी टैक्स ले रहा है, तो पूंजीवाद ही हो गया। क्या ले रहा है? संपत्ति में आपका जो ट्रांसफर हुआ है उसमें क्या लिया, टैक्स लिया। समाजवाद में टैक्स थोड़ी 100%। तो इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो व्यवहारिक नहीं होती। न्यूज पढ़िएगा, भारत में भी इस तरह का बात चल रहा है। वे दिन वे चुनाव तीसरी लोकसभा न देखे सबसे बुरे दिन। पता कहानी है जवाहरलाल नेहरू और लाल, ये उसको प्रॉपर पढ़िए भाई। हम इनकी अब हिस्ट्री कितना बताएंगे। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में अब तक गठित हुई 17 लोकसभाओं में 1962 में गठित तीसरी लोकसभा में सबसे बुरे और त्रास भरे दिन देखे गए। आपको पता होगा कि उस समय हमारा जो तीसरा प्लानिंग कमीशन चल रहा था वो भी विफल हो गया था पूरी तरीके से। अब 62 में चाइना के साथ युद्ध, 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, 66 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु। ये 4-5 साल में इतनी घटनाएं घट गई थी। तो वो बुरे दिन तो थे ही। तो एक एक करके पॉइंट पढ़िएगा, बड़ा अच्छा जानकारी मिलेगा। क्योंकि लोकसभा चुनावी ईयर चल रहा है तो थोड़ा बैक में जाके पेपर में आते रहते हैं न्यूज, तो बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है कि आपको भी पढ़ना चाहिए। ठीक है। किस मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा को सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे।
खत्म। तो आज इतना ही, बाकी बातें होंगी अब मंडे को। कल आपका क्विज है और प्रेडिक्शन क्लास है। संडे को टेस्ट है 8 बजे से।